Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. माई सेल्फ डॉक्टर अशोक सिंह यादव और आज हम पढ़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल और इसके जरिए हम ये समझेंगे कि पोलैरिटी क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स का बायोमॉलिक्यूल्स में क्या महत्व है। तो ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि कुछ और थोड़ा सा कई कमेंट आए कि उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा सा और उनको एलेबरेट करके थोड़ा सा और डिटेल में उनको समझाया जाए। तो हालांकि मैं ये वीडियो बना चुका हूं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको उनके जो पॉइंट्स थे जो उनको समझ नहीं आ रहे थे उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, अगर अगर हम देखेंगे कहीं भी कहीं किसी भी ग्रह पे हम प्रोब भेजते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां वाटर है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम अर्थ पे जो कार्बन बेस्ड लाइफ है उसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है वो समुद्र में हुआ है। इवॉल्व भी हुई लाइफ वाटर में हुई है और उसके बाद उसकी डाइवर्सिटी आप समुद्र में देख सकते हैं कि बहुत डाइवर्सिटी है। कोरल रीफ से लेके फिश से लेके वेल और जेलीफिश, आप बहुत तरह के एनिमल्स को देखते हैं। तो वाटर वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और वाटर का इतना बड़ा रोल है कि कोई भी लाइफ जो कार्बन बेस्ड लाइफ है जो अर्थ पे है वो इससे इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाई है। क्योंकि भाई इवॉल्व तो वो जो लाइफ हुई है वो वाटर में हुई है और उसके बाद लैंड पे जो प्लांट है या फिर जो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है वो तो एयर में भी हो सकता है। तो लैंड पे एयर पे भी जो ऑर्गेनिज्म है उनको वाटर पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिना वाटर के, अगर वाटर मिनिमम किसी भी सेल में वाटर 60 to 65% होना चाहिए तभी भी वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सकती है। तो आ, मैंने पहले की वीडियो में बताया था और उसमें मैं तो कई कमेंट भी आए कि वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस फॉर्म में होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म से कम डेंस होता है और वो हल्का होता है और वो लिक्विड में तैर जाता है। यानी कि अगर वाटर है और आइस है तो आइस तैरता है। ऐसा क्यों है? और वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। वाटर की हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा और जो कुछ स्टूडेंट हैं वो ये समझना चाहते थे कि ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। तो ये समझना चाहते थे कि वाकई कैसे होता है। हालांकि ये बहुत बेसिक बात है लेकिन फिर भी डिमांड में है तो मैं ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो हम चलते हैं, पहली चीज जो देखते हैं वाटर में। अगर वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, वाटर की अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी लें, वाटर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी लें तो वाटर सॉलिड स्टेट में कम डेंस है अपने लिक्विड स्टेट के मुकाबले। वाटर जो मॉलिक्यूल है वो अगर आप उसके आसपास के, अगर वाटर को हम हाइड्रेट करें यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हाइड्रेट, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है और हाइड्रेट ऑफ वाटर है। तो अगर इसके पास जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के पास जो एलिमेंट है, सपोज करिए अमोनिया NH3 और H2S, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर इनसे कंपेयर करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का इनसे कंपैरिजन किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है वाटर का। इनके वेपराइजेशन, जो हाई हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि अगर हम जितना अमोनिया लेते हैं अगर उतना वाटर लें तो हमको अधिक एनर्जी लगेगी वाटर को वेपर में बदलने में।
ये सारे गुण, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी एक लाइन में अगर कोई क्वेश्चन हो कि वाटर के पास ये लाइफ गिविंग प्रॉपर्टी है क्यों, तो दो चीजें हाशिए पे आती हैं, एक तो वाटर की पोलैरिटी और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। साधारण शब्दों में समझे तो पोलैरिटी है वाटर में, तो इस वजह से वो अच्छा सॉल्वेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, इसका हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और मैं अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। दरअसल अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि ऑक्सीजन को के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया है और एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया है, और दोनों ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन से शेयर कर लिया तो इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल में ये जो बैंड है, अगर वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से होता, अगर वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से होता उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। अब इस बात को समझने के लिए हम ये समझे कि जो ऑक्सीजन है इसके न्यूक्लियस में अधिक चार्ज है हाइड्रोजन के मुकाबले। अगर इसके पास देखा जाए तो उसमें +8 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास केवल +1 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास केवल 1 प्रोटॉन है। तो अब इसके पास 1 प्रोटॉन है और इसके पास 1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बेसिक बात है। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो इन्होंने शेयर किए हैं, भले इन्होंने शेयर किए हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास अधिक चार्ज है। जब ऑक्सीजन के पास अधिक चार्ज है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। पहले भी मैं समझा चुका हूं, लेकिन ये डिमांड थी कि इसको समझाया जाए। तो इस तरफ अगर वो जो शिफ्ट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? यस, आप सही सोच रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। और हाइड्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट हो गए हैं तो इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अगर क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गया है, लेकिन अगर ये इस तरह से लीनियर मॉलिक्यूल होता जैसे कि CO2, तो इसमें क्या होता है कि ये पोलर तो है बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक अट्रैक्ट कर सकता है, फिर भी दोनों डाइपोल मोमेंट, इधर का डाइपोल मोमेंट, इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी, दोनों पोलैरिटी आपस में खत्म कर देती है, क्योंकि लीनियर इनका जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर मॉलिक्यूल है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एंगल है जो 104.5 ये एंगल है। तो इस एंगल की वजह से ये दोनों जो पोलैरिटी उत्पन्न हो गई है, इस एंगल की वजह से अब वाटर मॉलिक्यूल में दोनों जो इस तरफ और इस तरफ दोनों जो पोलैरिटी होती है वो आपस में कैंसिल नहीं हो पाती है और ये वाटर मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें तो हम ऐसे समझ सकते
तरफ ये नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो दो पोल बन गए। तो इसी को क्या कहते हैं हम, पोलर मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए तो वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल होता है, और ये पोलैरिटी बहुत जरूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो वाटर की जो सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों अधिक होता है, वाटर में सरफेस टेंशन क्यों होता है, सबके लिए एक ही आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कई स्टूडेंट्स को देखा था कि किस तरह से ये बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कम से कम हमको समझने के लिए, बनने के लिए नहीं, समझने के लिए कम से कम हमको दो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में विचार करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको समझाने की। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। एक और वाटर मॉलिक्यूल की हम कल्पना कर सकते हैं, इसमें डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब आपको ये पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नियम है, वो जो अलग अलग चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डॉटेड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन भी यही है कि हाइड्रोजन किन्हीं दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाए और किसी एक एटम से वो कोवैलेंटली बॉन्ड हो, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो आपने ये बात देखी। तो ये केवल मैंने दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनाया है। दरअसल जब वाटर लिक्विड फेज में होता है, वाटर जब लिक्विड फेज में होता है, तो वो केवल दो वाटर मॉलिक्यूल ही आपस में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। एक वाटर मॉलिक्यूल कम से कम चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जब 10 डिग्री सेल्सियस में, 10 डिग्री सेल्सियस के समय वाटर लिक्विड में है, उसके पास हर एक वाटर मॉलिक्यूल किसी चार वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, और इस समय हमेशा वो स्ट्रेट नहीं होता है, और इस समय वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है, और ये फ्यू नैनो सेकेंड्स तक, मे बी 9 नैनो सेकेंड्स तक रहता है। कोई भी मॉलिक्यूल है वो चार से तो हमेशा जुड़ा रहेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता रहता है। ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में कुछ नैनो सेकेंड के लिए ऐसे जुड़ते रहते हैं। नॉर्मली इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 23 किलो जूल होती है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 420 किलो जूल की है। तो अगर हम मैथमेटिकल वे में देखेंगे तो हमको लगता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आप ये देखिए कि हर वाटर मॉलिक्यूल के साथ चार वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर में अपने ज्यादा है। हमेशा आपने बचपन में सुना है कि एकता में शक्ति होती है, एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन ढेर सारी अगर लकड़ियां हो उसको तोड़ेंगे तो मुश्किल होगी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अधिक है, इस वजह से इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है, फ्लूइड तो होता है, लेकिन कोहेसिव फोर्स दिया जाता है उसके अंदर। कोहेसिव यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े। तो जब ये कोहेसिव फोर्स दो वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं, तो इसको एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर मान लीजिए पोलर है, और यहाँ पे एक ऐसा वाटर मॉलिक्यूल और बना लेता हूं मैं, यहाँ पे
चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। अगर अच्छा एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लिया जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल को किसी भी फोर्स की वजह से खींचते हैं आगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी खींच जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी खींच जाएगा, कोहेशन। तो इसलिए फ्लो भी अधिक होता है और पुल भी बनता है। तो आपने सब लोगों ने ये किया होगा कि किसी बकेट में या जहां भी वाटर है पाइप डाल के उसको अपने मुंह से खींच लिया होगा, और आप देखते हैं कि किसी बिना किसी एनर्जी लगाए वहां से वाटर बाहर आता है एक कॉलम के रूप में। कॉलम के रूप में इसलिए आता है कि ये पोलर है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और इनके बीच कोहेसिव फोर्स है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बात को समझाने के लिए। जिस लेवल के लिए स्टूडेंट्स हैं जो जिनके लिए लेक्चर हो रहा है, हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट वो लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ कमेंट मिला तो इसलिए मैं ये बना रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा है। तो कोहेसिव फोर्स भी आप समझ गए। अगर वाटर मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए वुड से या ग्लास से इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से इंटरेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं उनके बीच एडहेशन। और अपन एक मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ये काम हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं कोहेशन, कोहेसिव फोर्स। अच्छा, तो ये कोहेसिव फोर्स है। तो अब अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को बॉयल करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं, तो इसको वेपर में बदलने के लिए अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्राइड से, हाइड्रोजन तो अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्राइड से, ये पड़ोसी भी है ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन और सल्फर, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। तो इनके हाइड्राइड को वेपर में बदलना आसान है अमोनिया के, सल्फर के, जबकि वाटर को वेपर में बदलना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो हर बार मैंने ये बताया है। तो वेपराइजेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों आवश्यक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, इसी तरह से हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, वेपर में बदलना भी मुश्किल है, और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इसीलिए है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वाटर जब अपने सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जब अपने सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी कम क्यों है, जबकि अपने लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सामान्यतः ऐसा लिक्विड्स के साथ नहीं होता है। और जितने भी अगर आप वाटर का मेल्टिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखें, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है वो इतने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं दिखा सकता है। तो ये एक आश्चर्य की बात हो जाती है। लेकिन वाटर के पास जो ये बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल की वजह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। दैट्स व्हाई वाटर की हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और वाटर सॉलिड स्टेट में अधिक मतलब वाटर सॉलिड स्टेट में कम डेंस है, लिक्विड स्टेट में अधिक डेंस है। इसी वजह से जो आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है वो कम डेंस है, इसी वजह से वो पानी पे तैरती रहती है। इस बात को समझने के लिए हम ये बात समझे कि जब वाटर, अब मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, जब वो वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो केवल और केवल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए एक मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। ये 4 वाटर मॉलिक्यूल एकदम लीनियर फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। जबकि आइस के अंदर जब हम आइस की बात करते हैं तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल आपस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, तो वो एक निश्चित दूरी से पे रहते हैं और उससे पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लिक्विड है तो उसमें जो डिस्टरबेंस होगी या उसकी एंट्रोपी होगी उसकी ज्यादा होगी। सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा नहीं होती है और वो एक निश्चित दूरी पे ही रहते हैं, उससे पास नहीं आ पाते हैं। और
जब वाटर क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है यानी आइस फॉर्म में होता है तो हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाता है और इस वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल एक निश्चित दूरी पर और स्ट्रेट लाइन में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन में होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल जो है वाटर क्रिस्टल में या आइस में सारे मॉलिक्यूल्स आपस में काफी पास पास नहीं आ पाते हैं और इसलिए जो आइस है उसमें अगर ऐसे देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स कम है और लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स ज्यादा आपस में पास पास है, डेंसली पैक्ड है, तो वो कम डेंस है और आपके वाटर पे तैरता रहता है। होप कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब वाटर एज अ सॉल्वेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात की थी, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट एक ही शब्द आता है पोलैरिटी। वाटर की पोलैरिटी है इसलिए वाटर अच्छा सॉल्वेंट है। अच्छा क्या, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। अच्छा वाटर अगर सॉल्ट्स की बात करें और एक और शब्द आता है इस बात को समझने के लिए कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक है। अगर इसको बहुत साधारण शब्दों में समझा जाए कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक क्यों है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड हो और आयनिक बॉन्ड दो आयन के बीच, अब दो कोई भी आयनिक बॉन्ड होता है तो उसमें अपोजिट चार्ज आयन्स होते हैं। अपोजिट आयन के अट्रैक्शन को कम कर देना, उनके अट्रैक्शन को कम कर देता है और वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यानी कि किसी भी सॉल्वेंट की ये क्षमता कि किसी आयनिक बॉन्ड में या किसी आयनिक कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनके बीच की अट्रैक्शन पावर को बहुत कम कर देता है, वही उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। अब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है वो आसानी से किसी आयनिक बॉन्ड में जो एटम्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन कम कर देता है। तो आयनिक बॉन्ड होता क्या है पहले ये समझ लें। हालांकि बहुत बेसिक बात है कि आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम अपना, अगर आप सोडियम एटम पे विचार करेंगे तो उसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है तो उसके पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका ऑक्टेट आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो वो लूज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन और Na पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज उस पर उत्पन्न हो गया। और आप कॉमन सॉल्ट में क्लोरीन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास एक सुविधा है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसकी बजाय वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है या कर लेता है, तो वो क्लोराइड आयन बन जाता है और वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इन सब बातों को समझते हुए कि हम पोलैरिटी के हिसाब से ये कैसे अच्छा सॉल्वेंट है उसको समझने के लिए, अब ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के लिए वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है उसको वो कम कर देता है। कैसे कर देता है? अगर आप इस तरह से भी देखें कि अभी सोडियम को केवल एक नेगेटिव चार्ज एटम ही मिला है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से बात करें कि इसके पास ऑप्शंस है, किसके पास? अब जब ये वाटर में आ गया, सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट वाटर में आ गया, तो इसके पास ऑप्शन है कि ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये जुड़ सकता है। तो जब ये ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल, कुछ नैनो सेकंड के लिए होता है हर वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है कोई और वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन कम से कम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा सोडियम को घेरे रहते हैं और इसके पास अब केवल एक क्लोरीन नहीं है। अगर उसको जनरल बात में समझे
तो अब इसके पास ढेर सारे ऑप्शन है। तो ये सोडियम, हालांकि ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए ये इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये क्लोरीन से अब इसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि ये और भी कहीं अट्रैक्ट हो रहा है। बात समझ सकते हैं आप, ये इसके पास ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर तब होता है जब आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस में, एक एटम जिसके न्यूक्लियस में अधिक चार्ज है वो हो जाए। पहले ये समझ लीजिए कि पोलैरिटी है ही वाटर मॉलिक्यूल में, मैं समझा चुका हूं। तो इस वजह से अब इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया और ये डिसोसिएट हो जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो वाटर किसी आयनिक बॉन्ड जिसमें आयनिक बॉन्ड है सच एज सॉल्ट्स, इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वाटर कोवैलेंट बॉन्ड जिनमें है उनके लिए भी अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन वो इसलिए अच्छा सॉल्वेंट है कि सामान्यतः उन कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड के लिए वो अच्छा सॉल्वेंट है जिसके अंदर पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड फिर से एक बार समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से एक बार मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। जैसे अगर C2H5OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ओके, CH3 CH2OH। अगर इसको और समझे तो ऐसे लिख सकते हैं हम, एक मिनट, हाँ, तो ये मेथनॉल है, एथेनॉल है, सॉरी ये एथेनॉल है, इसको अल्कोहल भी कहते हैं। और जो भी बियर, रम, विस्की, इसमें आप ये कंटेंट पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि बियर, रम और विस्की में ये कंटेंट होता है, तो इसको बेवरेज की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है। हाँ, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल वाटर में क्यों सॉल्युबल होगा। इसलिए सॉल्युबल होगा कि यहां पे आप देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। कार्बन मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। इसका मतलब कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास अधिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। तो भले हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए हों ऑक्सीजन के साथ, भले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, यस यू राइट, नेगेटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो जो प्रोटॉन्स का बहुत डिफरेंस है, तो इसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी, इसमें थोड़ा कम बॉन्ड में पोलैरिटी होगी। तो ये भी, अब जो भी पोलर, आप समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक है मॉलिक्यूल और एक कम है, तो वो पोलर हो जाएगा। और जो भी पोलर होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल पोलर। इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइडिक ग्रुप की बात करें तो आप देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसके अंदर भी ऑक्सीजन अधिक, इसके पास इसके न्यूक्लियस में अधिक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फिर से पोलर हो गया। और जैसे ही पोलर होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, एल्डिहाइड भी पोलर है। इसी तरह से कीटोन जो है, कीटोनिक ग्रुप, ये भी पोलर है। एमाइड ग्रुप जिसमें NH2 होता है, इसमें भी देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होना यानी कि इसके पास अधिक, इसके न्यूक्लियस में अधिक प्रोटॉन्स है, तो सीधी सी बात है, अधिक प्रोटॉन है, अधिक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी
दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ये पोलर हो गए। इसी तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी पोलैरिटी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच। तो ये पोलैरिटी आप, मुझे लगता है कि इतना कुछ समझाने के बाद आप लोग को ये बात पता चली जाएगी कि पोलैरिटी और पोलर बॉन्ड्स जिसमें होते हैं, भले उसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो सॉल्युबल है वाटर में, और आयनिक बॉन्ड जिसमें है वो सॉल्युबल है वाटर में। तो मुझे लगता है कि ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे है। आगे भी हम बात करते रहेंगे, जिस तरह से आप कमेंट और जिस तरह से मुझे फीडबैक देंगे हम आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू।